अगर आपको बताया जाए कि बैंक के वॉल्ट तक पहुंचने के लिए चोरों ने दीवार में छेद नहीं किया बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ कला दिखाई, तो क्या आप यकीन करेंगे? 13 जनवरी 2006 का दिन था। बुएनोस एयरेस के एक शांत इलाके में स्थित बांको रियो की सुबह बिल्कुल सामान्य लग रही थी। लोग खाते खोल रहे थे, क्लर्क अखबार पढ़ रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड अपनी ड्यूटी कर रहे थे। पर वो दोपहर उस बैंक की दीवारों में एक ऐसी कहानी फूट पड़ी जो जल्दी ही पूरे देश और दुनिया की खबर बन गई। बिना किसी रॉकी म्यूजिक या धमाके के कुछ मास्क्ड लोग अंदर आए। उन्होंने कहा, ये एक डकैत है। पर जो सबसे अजीब था वह ये कि उन्होंने हिंसा नहीं की, उन्होंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई, उन्होंने रोना धोना नहीं कराया। उन्होंने मितव्ययी स्वर में कहा, शांत रहिए, परेशान मत होइए। और फिर उन्होंने ऐसा किया जो शायद किसी ने सोचा भी न हो। सारा नाटक इतना परफेक्ट था कि पुलिस, मीडिया और जनता तीनों हैरान रह गए। उस दिन करीब 7 घंटे तक बैंकों के भीतर और बाहर का सारा खेल चलता रहा। पुलिस ने बाहर से घेरा डाला, निगोशिएशन हुई और अंदर चोरों ने लोगों को बंधक बनाकर रखा। पर ऐसा करके भी किसी की जान को कोई नुकसान न पहुंचा। और फिर जब पुलिस ने अंततः अंदर प्रवेश किया तो जो मिला वह आश्चर्यचकित कर देने वाला था। हॉस्टेज तो थे, पर चोर गायब थे और वॉल्ट खाली था। लाखों डॉलर इतने शांति से गायब हो गए जैसे हवा ने उड़ा दिए हों। इस केस की सबसे अनोखी बात यही है, कोई गोली नहीं, कोई खूनी संघर्ष नहीं, पर फिर भी दुनिया हिल गई। लोग चोरों को नायाब कहने लगे। कुछ ने उन्हें जीनियस बताया, कुछ ने कहा कि यह सिस्टम की विफलता है। सालों बाद जब नेटफ्लिक्स ने बैंक रॉबर्स द लास्ट ग्रेट हाइस्ट डॉक्यूमेंट्री रिलीज की तो वही चोर कैमरे के सामने बैठे और खुद अपनी कहानी बयां करने लगे। उनकी योजनाएं, उनका नजरिया, उनकी शांति। उन्होंने इसे एक तरह का परफॉर्मेंस कहा, एक स्टेटमेंट कहा, और जनता का फैसिनेशन और भी तेज हो गया। तो अब अगर आप तैयार हैं तो चलिए उतरते हैं उस कहानी के अंदर जहां चोरी नहीं सिर्फ पैसे का खेल थी बल्कि एक विचार, एक कला और एक परफेक्टली एग्जीक्यूटेड प्लान का नतीजा बनकर उभरी। आगे की कहानी और भी हैरान करने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। साल था 2001। अर्जेंटीना उस वक्त किसी ज्वालामुखी के किनारे खड़ा देश था। आर्थिक हालात इतने खराब थे कि लोग अपनी ही मेहनत की कमाई बैंक से निकाल नहीं पा रहे थे। सरकार ने बैंकों पर रोक लगा दी थी। लोगों की जमा पूंजी बस स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर बनकर रह गई थी। हर गली, हर मोहल्ले में गुस्सा था। मध्यम वर्ग की कमर टूट चुकी थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी और भ्रष्टाचार ने लोगों का भरोसा पूरी तरह तोड़ दिया था। लोग कहते थे, चोर तो सरकार और बैंक दोनों हैं। यानी बैंकिंग सिस्टम अब लोगों के लिए एक सुरक्षित जगह नहीं रहा, बल्कि एक प्रतीक बन गया था अन्याय का। इन्हीं हालातों में एक आदमी था, फर्नांडो अराउजो। न नामी अपराधी, न कोई गैंगस्टर, बल्कि एक आर्टिस्ट। उसकी सोच बाकी सबसे अलग थी। वो दुनिया को अपराध की नजर से नहीं, कला की नजर से देखता था। उसका कहना था, मैं कुछ ऐसा बनाना चाहता हूं जो याद रखा जाए, जैसे कोई मास्टरपीस। फर्नांडो का सपना था एक परफेक्ट क्राइम जिसमें किसी को चोट न पहुंचे, खून न बहे, लेकिन फिर भी दुनिया दंग रह जाए। वो चाहता था कि उसका काम एक स्टेटमेंट बने, बुद्धिमत्ता से भी चोरी की जा सकती है। और शायद इसी सोच ने उसे बाकी चोरों से अलग बना दिया। वो हथियारों से नहीं, विचारों से खेलना जानता था। वो हर चीज को प्लान की तरह नहीं, कला के रूप में डिजाइन करता था। कहते हैं फर्नांडो घंटों बैठकर ड्राइंग बनाता था। बैंक के नक्शे, दीवारों की मोटाई, जलस्तर की गहराई, यहां तक कि पुलिस की रिस्पॉन्स टाइम तक का स्केच। उसके दिमाग में एक ही बात घूमती थी, अगर दुनिया मुझसे मेरा हक ले सकती है तो मैं भी दुनिया को दिखाऊंगा कि बुद्धिमान लोग क्या कर सकते हैं। वो परफेक्शन का दीवाना था। हर चीज मिलीमीटर तक सटीक होनी चाहिए। उसकी सोच में गलती की कोई जगह नहीं थी और यही जुनून उसे धीरे धीरे उस रास्ते पर ले जा रहा था जहां एक आर्टिस्ट अपराधी बनेगा और अपराध कला बन जाएगा। यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसने बुएनोस एयरेस की सड़कों पर लोगों को हैरान कर दिया और इतिहास में दर्ज हो गई एक नाम से, द बांको रियो हाइस्ट। फर्नांडो ने कभी भी अपने आइडिया को अचानक नहीं सोचा था। यह महीनों का काम था।
उसने 4 आदमी चुने। हर एक की अपनी एक खासियत थी और हर एक का रोल इस प्लान की जोड़ घट के जैसे जरूरी था। सेबास्टियन गार्सिया बोल्स्टर था इंजीनियर, जो मिट्टी, सपोर्ट बीम और सुरंग के तकनीकी पहलुओं को समझता था। रूबेन दे ला तोरे था ड्राइवर। सड़कें, गाड़ियों के रूट और एस्केप टाइमिंग्स उसके दिमाग में होते थे। अल्बर्टो बेतो दे ला तोरे, जिसे लोग बस बेटो कहते थे, टीम का मसल और लॉजिस्टिक्स था। भारी सामान उठाना, बोट और उपकरण संभालना और जमीन पर प्रैक्टिकल काम करना। और जूलियन जालो था नेगोशिएटर और फ्रंटमैन, वही जिसने बैंक के अंदर बातचीत संभालनी थी, वही जो बाहर पुलिस से मनमुटाव को टाल सके। वे चारों मिले। बैठकर फर्नांडो ने अपना विजन बताया। उसने कहा कि वे बेसमेंट से वॉल्ट तक सीधा रास्ता नहीं बनाएंगे, वो कुछ अलग करेंगे। उन्होंने बैंक की जमीन के बाहर मौजूद एक ड्रेन कैनाल का रिमोट हिस्सा चुना। वहां से एक सुरंग बनकर नदी की तरफ जाती हुई नकल हो सकती थी। बैंक की दीवारों से नहीं, बल्कि एकदम अलग रूट से घुसकर वॉल्ट तक पहुंचना। यह आइडिया जितना सरल लग रहा था, उतना ही खतरनाक और परफेक्ट भी था। पुलिस और बैंक दोनों इस रूट की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। प्लानिंग की शुरुआत हुई। नक्शे बनाए गए। फेडोरा और सिगरेट के बीच में कोडेड शब्दों से बात होती, ताकि किसी बाहरी कान को कुछ समझ न आए। फर्नांडो ने फेक जॉब्स और कवर स्टोरीज बनाई। सभी ने स्थानीय दुकानों और कंस्ट्रक्शन साइट्स पर छोटे मोटे काम किए, ताकि उनके आना जाना सस्पिशियस न लगे। सेबास्टियन ने मिट्टी की जांच की। सॉइल सैंपल्स लिए गए, पानी के स्तर को नापा गया और यह तय किया गया कि किस जगह पर सुरंग सुरक्षित रहेगी। उन्होंने ब्रशिंग टूल्स, पावर ड्रिल्स और खास तरह के जलरोधी कपड़े इकट्ठा किए। कुछ उपकरण बाजार से खरीदे गए, कुछ सेकंड हैंड, कुछ कस्टम मेड। हर कदम की रिहर्सल हुई। वे छोटे छोटे टेस्ट ड्रिल चलते, पहले 1 मीटर, फिर 5, फिर 10। सेबास्टियन ने सॉइल स्ट्रेंथ के आधार पर सपोर्ट बीम्स का कैलकुलेशन किया। बेटो ने एक छोटी बोट प्रोटोटाइप तैयार की, ताकि यात्राओं के दौरान माल सुरक्षित रहे। रूबेन ने एस्केप रूट्स मैप किए। कौन सा रास्ता बंद होगा, किस इंटरसेक्शन पर पुलिस जल्दी पहुंच सकती है, कब ट्रैफिक कम होगा, सब कुछ। जूलियन ने अपनी वाणी का रिहर्सल किया। कैसे वह हॉस्टेजेस से काम बात करेगा, कैसे पैनिक नहीं फैलने देगा और कैसे बाहरी लोगों को भरोसा दिलाएगा कि यह एक शांत डकैती है। उनकी भाषा में कोड्स थे। ला पिंतूरा मतलब टूल्स, ला चेना मतलब एग्जिट टाइम और लोस अमीगोस मतलब उन लोगों की सूची जिन्हें सतर्क रहना था। फर्नांडो ने हर चीज को आर्टिस्ट की तरह मॉड्यूलर बनाया। एक हिस्सा फेल भी हो गया तो बाकी सिस्टम काम करना चाहिए। उसने बार बार कहा, नो वायलेंस, नो ब्लड, ओनली ब्रिलियंस। यह उसका मंत्र था। उसने माना कि अगर वे किसी को चोट पहुंचाएंगे तो कहानी खत्म हो जाएगी, पर अगर हर प्रक्रिया बेहद सूक्ष्म और शांत तरीके से की जाएगी तो यह एक परफॉर्मेंस बन जाएगी, एक ऐसा किस्सा जो लोग सालों तक याद रखें। महीने गुजरे और सुरंग का वर्क धीरे धीरे पूरा हुआ। काम रात में चलता, दिन में लोग अपने सामान्य कामों में व्यस्त रहते। बेटो और सेबास्टियन मिट्टी हटाते, रूबेन उपकरण और छोटे छोटे पेटी लाद कर ले जाता और जूलियन बाहरी तरफ दिखने वाला आदमी बनकर लोगों से बातें करता। उन्होंने टनल के अंदर छोटे मार्कर्स बनाए, स्पेसिंग, कंपास डायरेक्शंस और एक छोटी बैकअप लैडर भी रखी, ताकि किसी भी इमरजेंसी में वापसी संभव हो। हर स्टेप पर फर्नांडो खुद बैठे ब्लूप्रिंट के ऊपर अपनी उंगलियां फेरता और परफेक्शन की जांच करता। कोई वाइब्रेशन, कोई शोर, कोई लूज सॉइल, सब पर उसकी नजर रहती। टाइमिंग भी उनकी सबसे बड़ी चिंता थी। उन्होंने पुलिस रिस्पांस का पैटर्न स्टडी किया। कितनी देर में फर्स्ट पेट्रोल आते हैं, कब नेगोशिएशन टीम डिप्लॉय होती है, सीसीटीवी में कितनी डिले होती है और किस समय शहर में ट्रैफिक सबसे कम रहता है। रूबेन ने कहानियों से पता लगाया कि कुछ इंटरसेक्शंस पर पुलिस की प्रतिक्रिया 12-15 मिनट में कम हो जाती है। सेबास्टियन ने बताया कि अगर तीसरी शिफ्ट के दौरान सुरंग खोदी जाए तो वाटर टेबल राइजिंग्स का भी खतरा कम होगा। इन्हीं कैलकुलेशंस की वजह से उन्होंने रॉबरी का दिन तय किया। सब कुछ सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए था। इनसाइड कामनेस, आउटसाइड डिस्ट्रैक्शन और अंडरग्राउंड साइलेंट मूवमेंट।
आखिरकार सुरंग तैयार थी, एक नैरो पैसेज जो नदी के पास एक पुराने स्टॉर्म ड्रेन से होकर वॉल्ट तक जाती थी। टीम नर्वस थी पर कॉन्फिडेंस से भरी हुई भी। फर्नांडो के चेहरे पर वही ठंडी शांति थी, एक पेंटर की तरह जिसने अपनी अंतिम स्ट्रोक लगाने से पहले सारे रंग चुन लिए हों। उन्होंने आखिरी बार रिहर्सल किया, वॉकी टेस्ट्स, क्यू सिग्नल्स और इमरजेंसी कोड्स। जूलियन ने बार बार कहा, हम किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे, हमें बस निकलना है। और फर्नांडो ने धीरे से मुस्कुराकर सेड, यही तो असली चुनौती है, बिना हिंसा के सब कुछ हासिल करना। संगीत क्रेसेंडो पर आता है, फिर धीमा होता है, फिर कैमरा सुरंग के अंदर घुसने की कल्पना दिखाता है। और इसी तरह महीनों की योजना, हजारों कैलकुलेशंस और मेहनत के बाद टीम उस सुबह के लिए तैयार थी। उस सुबह के लिए जिसने बुएनोस एयरिस की शांति को हमेशा के लिए बदल दिया। सुबह थी। सन इसिड्रो की शाखा में सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा हर आम दिन होता है। क्लर्क अपने कंप्यूटर पर बैठे थे, कस्टमर अपना नंबर देखकर कतार में खड़े थे, सिक्योरिटी गार्ड्स पैटर्न के हिसाब से अपने चक्र लगा रहे थे। उस बैंक की दीवारों में आज भी वक़्त की नर्म आवाजें गूंज रही थीं, पर किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि यह वही दीवारें हैं जिनके पीछे थोड़ी ही देर में इतिहास लिखा जाएगा। लगभग 1:30 बजे दोपहर के पास अचानक कुछ मास्क्ड लोग अंदर आए। वे भाग दौड़कर भीतर नहीं घुसे, उनका दाखिला बिल्कुल शांत और सटीक था। उन्होंने अपने चेहरे छिपा रखे थे, पर उनके हाथों में दिख रही चीजें हर किसी को डराने के लिए काफी थीं। फेक गन्स, टैक्टिकल वेस्ट्स और व्यवहार में एक अजीब सा आत्मविश्वास। पर यह आत्मविश्वास डराने वाला नहीं, बल्कि कैलकुलेशन भरा था, मानो वे किसी थिएटर के अभिनेता हों जिन्हें हर सीन पता हो। उन्होंने तेज आवाज में घोषणा नहीं की। जूलियन की शांत आवाज ने माहौल संभाला। शांत रहिए, परेशान मत होइए। डर के बीच भी एक अजीब सुकून था, क्योंकि इन चोरों का व्यवहार निर्मम नहीं बल्कि ऑलमोस्ट कर्टियस था। यह वही चीज थी जिसने बाद में मीडिया और लोगों को आश्चर्य में डाल दिया कि कैसे बंधक बनाए जाने के बावजूद माहौल में कोई हिंसा नहीं थी। बाहर के लोग अभी अभी समझ रहे थे कि बैंक में कुछ गड़बड़ हुआ है कि पुलिस सायरन्स आने लगी। पल भर में पुलिस की भारी टुकड़ी बैंक के चारों ओर जमा हो गई और उन्होंने बैंक को घेर लिया। पुलिस को भी शुरुआत में यही लगा, यह एक सामान्य डकैती है, निगोशिएशन की प्रक्रिया चलनी चाहिए। वे निगोशिएशन एक्सपर्ट्स और स्वॉट टीम को बुलाने लगे और एक सीन सेट हो गया। बाहर पुलिस, अंदर बंधक और चोर, और दोनों के बीच समय का खेल। अंदर जो दृश्य था वह और भी असाधारण था। जूलियन और बाकी लोग पंक्तियां बनाकर बैठ गए। चोर कभी कभी बंधकों के साथ हल्की फुल्की बतियाहट कर लेते, कप में चाय कहते और मजाकिया अंदाज में पूछते, आपका दिन कैसा चल रहा है। यह नाटकीयता डिलिब्रेट थी। इसे उन्होंने इसलिए रखा था ताकि बंधक घबराकर कुछ शोर शराबा न कर दें और बाहर पुलिस को लगे कि मामला सामान्य डकैती से आगे नहीं बढ़ता। इसी बीच नीचे बेसमेंट में और बैंक के पीछे उसके पास बने पुराने स्टॉर्म ड्रेन की दिशा में उनका दूसरा काम शुरू हो गया। सुरंग की तैयारी अब अपने आखिरी चरणों में थी। सेबास्टियान और बेटो चुपचाप उन कैश बॉक्सेस और जेवरात के बॉक्सों को खोल रहे थे। हर बंडल, हर पैकेट को सावधानी से दोबारा गिना जा रहा था। रूबेन, जो बाहर की गाड़ियां और एस्केप रूट पर नजर रख रहा था, वॉकी टॉकी के जरिए समय बता रहा था। हर चीज सिंक्रोनाइज्ड थी, जैसे एक घड़ी के दांत। टाइमिंग क्लियर, आगे बढ़ो। तय समय पर टीम्स ने माल को छोटे वुडन क्रेट्स में रखा और उन्हें टनल के भीतर लगे स्मॉल बोट्स तक पहुंचाया। उस टनल में अब पानी था और छोटी छोटी नुकीली नोक वाली नौकियां वेट कर रही थीं। हर बोट पर उस रात की स्ट्रैटेजी लिखी हुई थी। सब कुछ चुपके से हो रहा था। आवाजें सिर्फ सॉफ्ट फुटस्टेप्स और पानी की हल्की सरसराहट तक सीमित थीं। चोरों ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो बाहर बैठे लोगों को शक दिलाए। न जोर जोर से हल्ला, न किसी का जोर जबरदस्ती से निकाला जाना। बाहर निगोशिएशन जारी था। पुलिस और निगोशिएशन टीम के बीच घंटे कटते रहे। जूलियन ने काम वॉइस में पिज्जा, टीवी और पानी की मांग की। यह मांगें असल में डिस्ट्रैक्शंस थीं। वे जानबूझकर पुलिस के डिसीजन मेकर्स को लगे कि चोरों का मोटिव सिर्फ पैसा है।
और वे जल्द ही समझौता कर लेंगे। मीडिया लाइव आ रही थी। कैमरों के सामने जूलियन ने कुछ ऐसा बोले जो अगले दिनों हेडलाइंस बन गया। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने आए हैं, बस थोड़ा समय चाहिए। उसकी आवाज में जो आत्मविश्वास था वह देखने वालों को बेचैन कर देता था। क्या यह आत्मविश्वास परफेक्शन का परिणाम था या घमंड का? लगभग 7 घंटे बाद अचानक अंदर सन्नाटा छा गया। जो पूछताछ और बातचीत चल रही थी वह अचानक बंद हो गई। बाहर बैठे पुलिस अफसरों ने आखिरी बार दाखिले के संकेत दिए और कोर्टीन गिराई। उन्होंने बैंक में एंट्री की कोशिश की, पर जो सामने आया उसने सबको हक्के बक्के कर दिया। हॉस्टेजेस थे, घायल नहीं, घबराए हुए और थके हुए, पर चोर गायब। वॉल्ट खाली था, कैश काउंटर्स खाली, लॉकर्स खोले हुए, और वहीं तिजोरी के पास एक कागज रखा मिला। उस पर हाथ से लिखा हुआ एक वाक्य जिसने सबको चौंका दिया। इन अ नेबरहुड ऑफ रिच पीपल विदाउट वेपन्स और ग्रजेस, इट्स जस्ट मनी नॉट लव। यह नोट न सिर्फ एक स्टेटमेंट था बल्कि उनकी सोच का सार भी था। यह बताता था कि यह सिर्फ पैसा था, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं। पुलिस, मीडिया और जनता तीनों के लिए यह एक पहेली बन गई। किस तरह इतने सारे बॉक्स, पैसे और कीमती चीजें इतनी शांति से निकाली गईं और लोग कहां गए? पुलिस ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू की, पर पहली नजर में कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो आसानी से ट्रेस किया जा सके। सीसीटीवी फुटेज में कुछ अजीब गैप्स दिखे। वॉल्ट के अंदर की तस्वीरें खालीपन और रहस्य से भरी थीं। बाहर कैमरों पर कई बार सिर्फ वही शांत चेहरों के सिलुएट्स दिखे जिन्हें कोई पहचान नहीं पाया। और जैसे ही खबर फैली, शहर में चक्कर लगने लगे। लोग हैरान, कुछ लोग प्रशंसक। मीडिया ने इसे द परफेक्ट हाइस्ट कहना शुरू कर दिया। अधिकांश लोगों के मन में वही सवाल गूंज रहा था, कैसे चोर इतने व्यवस्थित होकर बिना किसी हिंसा के लाखों डॉलर लेकर गायब हो सकते हैं? उस शाम बुएनोस एयरिस की हवा कुछ अलग थी। कहीं गौरव का साया, कहीं शर्मिंदगी का एहसास। और बांको रियो के उस दिन की गंठी हुई कहानी ने दुनिया को यही सिखाया कि कभी-कभी सबसे बड़ा शौक उस समय आता है जब चीजें सबसे शांत दिखाई देती हैं। सुबह की धूप अभी हल्की हल्की थी, लेकिन शहर की गलियां पहले ही उस दिन की खबर से गूंज रही थीं। टीवी चैनल, रेडियो, अखबार, हर तरफ बस एक ही सवाल था, कैसे ये लोग पुलिस की नाक के नीचे से इतने लाखों के साथ गायब हो गए? पत्रकारों ने बैंक के बाहर घेराबंदी कर ली थी। लोग अपने मोबाइल्स और कैमरों से तस्वीरें खींच रहे थे। हर कोई जानना चाहता था कि यह चौंकाने वाली घटना हुई कैसे। पुलिस मुख्यालय में हड़कंप मचा हुआ था। अधिकारियों की बैठकें लगातार चल रही थीं, लेकिन कोई भी ठोस सुराग हाथ नहीं लग रहा था। बैंक कर्मचारियों से बार बार पूछताछ की गई, सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया, लेकिन कोई भी तस्वीर या चेहरा ऐसा नहीं था जिससे सीधे संदिग्ध तक पहुंचा जा सके। अधिकारियों के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। हर कोई यह सोच रहा था कि यह सिर्फ एक साधारण डकैती नहीं थी, यह कुछ अलग, कुछ कैलकुलेटेड और बेहद सोफिस्टिकेटेड था। तफ्तीश के दौरान एक बेहद चौंकाने वाली खोज हुई। पुलिस ने बैंक के पीछे के हिस्से में फर्श के नीचे कुछ असामान्य निशान पाए। थोड़ी देर बाद फोरेंसिक टीम ने पता लगाया कि बैंक से लगभग 15 मीटर दूर तक एक सुरंग बनी हुई थी जो सीधे नालियों तक जाती थी। उस सुरंग के बारे में जानकर सभी दंग रह गए। यह सिर्फ एक सुरंग नहीं थी, बल्कि एक पूरा रास्ता था जो डकैती करने वालों को बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकाल सकता था। समाचार चैनलों ने इसे तुरंत पकड़ लिया। दुनिया की सबसे परफेक्ट डकैती हेडलाइंस में छप गया। अखबार के टॉप पेज पर यह तस्वीरें और नक्शे छपे कि किस तरह डकैतों ने बैंक की सुरक्षा को मात दी। सोशल मीडिया पर लोग इसे देखकर हैरान भी थे और कुछ हद तक उसकी तारीफ भी कर रहे थे। एक तरफ लोग पुलिस की अक्षमता पर सवाल उठा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जनता के बीच एक तरह का अजीब सा फैसिनेशन पैदा हो गया, जैसे कोई फिल्म का हीरो बैंक से लाखों लेकर निकल गया हो। सरकार भी दबाव में आ गई थी। विपक्ष ने तुरंत इस घटना को राष्ट्रीय शर्म कहा और सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। मंत्री और अफसर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार कोई न कोई नई जानकारी मीडिया के हाथ लग ही जाती।
देश भर में इस घटना को लेकर बहस छिड़ गई थी। कुछ लोग पुलिस की असफलता पर चुप नहीं रहे, कुछ लोग अपराधियों की प्लानिंग की तारीफ कर रहे थे। इधर फर्नांडो और उसकी टीम पूरी तरह से शांत और छुपकर बैठी थी। करोड़ों के नोटों से भरी उनकी बैग और सुरंग की उस अंतिम छोर तक जाने वाला रास्ता उनकी सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार था। उन्होंने जानबूझकर कोई शोर नहीं मचाया, कोई सोशल मीडिया पर फ्लॉन्ट नहीं किया। वे जानते थे कि सबसे बड़ा जीत यह थी कि पुलिस और जनता दोनों को उनके ठिकाने का कोई पता न चले। शहर धीरे धीरे उस दिन की घटना की खबरों में डूब गया। लोग इस परफेक्ट रॉबरी की चर्चा कर रहे थे, बच्चे स्कूल में इस कहानी को सुन रहे थे, युवाओं में चर्चा थी कि कैसे ऐसा हो सकता है, और कुछ लोग इसे इंस्पिरेशन की तरह देख रहे थे। पुलिस हर तरफ छानबीन कर रही थी, लेकिन सुरंग और डकैती की इतनी प्लानिंग कि हर कदम मेटिकुलसली हाइड किया गया था। शाम होते होते मीडिया फ्रेंजी अपने पीक पर थी। टीवी पर एंकर्स लगातार यह पूछ रहे थे, क्या यह केवल एक डकैती थी या इसके पीछे कोई बड़ी योजना थी? अखबारों में हेडलाइंस बदलते जा रहे थे, हर एडिशन में कुछ न कुछ नया छप रहा था। जनता के बीच कंफ्यूजन और शॉक की लहर थी, और साथ ही एक तरह का रिस्पेक्ट भी बढ़ रहा था। जिस अपराध को कोई पकड़ न पाया, उसे लोग एक तरह की जीनियस समझ रहे थे। और वहीं फर्नांडो और उसका टीम अपने $1 मिलियन के साथ शहर से दूर किसी सुरक्षित हाइडआउट में बैठे थे। उन्होंने अपने लिए एक नई शुरुआत की योजना बनाई थी। उनका सबसे बड़ा हथियार अब यह था कि दुनिया को लगता रहा कि वे कहीं नहीं हैं। पुलिस की कोशिशें, मीडिया की फ्रेंजी, सरकार की शर्म, सब उनके पक्ष में काम कर रही थीं। शहर और देश में यह घटना इतिहास बन चुकी थी। द परफेक्ट रॉबरी सिर्फ हेडलाइंस तक ही सीमित नहीं रही, यह एक ऐसी कहानी बन गई जो सालों तक लोग याद रखेंगे। और फर्नांडो और उसकी टीम, जिसने हर नियम तोड़ा और हर अनुमान गलत साबित किया, अब अपने नए जीवन की तरफ बढ़ रहे थे, चुपचाप और सुरक्षित। बैंक से सुरंग के रास्ते निकलने के बाद शहर और देश की निगाहें अब फर्नांडो और उसकी टीम पर टिक गई थीं। लेकिन जैसे ही पुलिस ने इस परफेक्ट डकैती की तह तक जाने की कोशिश शुरू की, क्रैक्स धीरे धीरे टीम के अंदर दिखने लगे। पुलिस ने हर संभव तकनीक अपनाई, फोन कॉल्स का ट्रैक किया गया, बैंक रिकॉर्ड्स की गहन जांच की गई और गुप्त सूचना देने वालों के एनोनिमस टिप्स को ध्यान से तौलकर आगे बढ़ा। हर वायर ट्रांसफर, हर अनयूजुअल खर्च पर नजर रखी गई। फर्नांडो और टीम ने जितना भी सोच समझकर योजना बनाई थी, लगता था कि पुलिस उससे एक कदम आगे निकल चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं, अंदर से आने वाला था। 2008 में टीम के एक सदस्य की प्रेमिका ने पुलिस को अहम जानकारी दे दी। उसका भरोसा उसके प्रेमी पर था, लेकिन प्यार और डर के बीच उसने सब कुछ खोल दिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। धीरे धीरे एक एक करके टीम के सदस्य गिरफ्तार होने लगे। हर गिरफ्तारी के साथ ही टीम के अंदर तनाव बढ़ता गया। फोन की लाइनें काट दी गईं, मीटिंग्स गुप्त होने लगीं और पैरानोया धीरे धीरे सबको अपने शिकंजे में ले रही थी। टीम, जो पहले इतनी टाइटली निट थी, अब अपने ही अंदर टूट रही थी। हर कोई सोचने लगा, क्या दूसरा मेंबर भी पुलिस को कुछ बता सकता है? मीडिया ने इस पूरे घटनाक्रम को ऑलमोस्ट फिल्म की तरह दिखाया। टीवी चैनल्स पर हर रात कवरेज, एंकर्स की उत्सुक टिप्पणियां और विशेषज्ञों की चर्चाएं। जनता के बीच एक अजीब फैसिनेशन बन गया था। लोग सलाम कर रहे थे, चीयर्स कर रहे थे, अपराधियों की हिम्मत और प्लानिंग की तारीफ कर रहे थे। यह असामान्य था, लेकिन यही उस रॉबरी को और लेजेंडरी बना रहा था। जब फर्नांडो को पकड़कर पूछताछ के लिए लाया गया, तो उसकी काल्म और फिलोसॉफिकल डिमीनर ने सभी को चौंका दिया। वह घबराया नहीं था, डरता नहीं था। धन एक इल्यूजन है और लोग वही खो देते हैं जो सच में कभी अपना नहीं था। हम सिर्फ सिस्टम्स को चुनौती दे रहे थे। लेकिन टीम के बाकी सदस्य इतना भाग्यशाली नहीं थे। धीरे धीरे बिट्रेयल सामने आने लगे। जो लोग एक दूसरे पर पूरी तरह भरोसा करते थे, वे अब अपने डर और लालच के बीच उलझने लगे थे। वे एक दूसरे पर भरोसा करते थे, जब तक कि ग्रीड ने रास्ता नहीं बना दिया। यही धोखा था जिसने उनकी पूरी सफलता को खतरे में डाल दिया। पूरी जांच में पुलिस के हाथ कुछ राशि जरूर लगी, लेकिन पूरी रकम कभी रिकवर नहीं हुई।
फर्नांडो और कुछ अन्य सदस्य ऐसे थे जिनकी एग्जैक्ट लोकेशन और रिमेनिंग मिलियंस का पता कभी नहीं चल पाया। जनता के बीच कहानी अब और रोचक बन गई थी। कुछ लोग कहते थे कि ये अपराधी अभी भी कहीं छुपे हैं, किसी सुरक्षित हाइडआउट में, करोड़ों के साथ। जांच की प्रक्रिया में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और बिट्रेयल्स ने एक ट्रूथ और स्पष्ट कर दिया। चाहे प्लानिंग कितनी भी परफेक्ट हो, इंसान की कमजोरियों को कभी पूरी तरह कंट्रोल नहीं किया जा सकता। फर्नांडो की टीम ने जैसे ही ग्रीड और भरोसे के बीच कॉम्प्रोमाइज किया, उनकी डाउनफॉल की शुरुआत हो गई। फिर भी फर्नांडो की काल्मनेस और फिलोसॉफिकल आंसर्स ने यह स्पष्ट कर दिया कि क्राइम केवल पैसे के लिए नहीं होता, बल्कि पावर, प्लानिंग और माइंड गेम्स के लिए भी होता है। पुलिस के लिए यह एक कठिन चुनौती बनी रही कि वे पूरी रकम तक पहुंच न सके, लेकिन उन्होंने इंटरनल बिट्रेयल्स के सहारे कई सस्पेक्ट्स को जेल भेजा। जैसे जैसे मीडिया और जनता की नजरें इस केस पर टिकती गईं, बिट्रेयल की कहानी और भी मजबूत हो गई। लोग अब केवल चोरी और पैसे की बात नहीं कर रहे थे, वे यह देख रहे थे कि कैसे इंसान के अंदर का लालच और भरोसा एक दूसरे को पूरी तरह बदल सकता है। अंत में इन्वेस्टिगेशन ने यह दिखा दिया कि परफेक्शन और प्लानिंग किसी भी रॉबरी की बैकबोन हो सकते हैं, लेकिन ह्यूमन वीकनेस और ग्रीड ही उसे अल्टीमेट डाउनफॉल की ओर ले जाती है। फर्नांडो और कुछ साथी अभी भी करोड़ों के साथ कहीं सुरक्षित हैं, लेकिन टीम के बाकी सदस्य अपनी चॉइसेस और बिट्रेयल्स की कीमत चुका रहे थे। और यही थी उस रॉबरी की दूसरी सच्चाई, नॉट जस्ट अबाउट मनी बट अबाउट ट्रस्ट, बिट्रेयल एंड द फ्रेजाइल नेचर ऑफ ह्यूमन लॉयल्टी। साल 2022 में फर्नांडो और उसकी टीम की कहानी ने फिर से हेडलाइंस में जगह बना ली, लेकिन इस बार अलग अंदाज में। नेटफ्लिक्स ने अपनी नई डॉक्यूमेंट्री रिलीज की, बैंक रॉबर्स द लास्ट ग्रेट हाइस्ट। दुनिया के करोड़ों लोग अब उनके घर बैठे ही उस लेजेंडरी रॉबरी की हर डिटेल देख सकते थे। इस डॉक्यूमेंट्री की खासियत यह थी कि इसमें असली अपराधियों ने खुद अपनी कहानी सुनाई। फर्नांडो और कुछ सर्वाइविंग सदस्य कैमरे के सामने बैठे अपनी यादें, अपने ईगो और अपने रिग्रेट्स साझा कर रहे थे। उनकी नरेशन में झलक रहा था कि कैसे उन्होंने मेटिकुलसली योजना बनाई थी, लेकिन साथ ही यह भी कि ग्रीड और बिट्रेयल ने उनकी टीम को धीरे धीरे कमजोर कर दिया। फर्नांडो ने अपने हिस्से की कहानी सुनाते हुए इसे अ परफॉर्मेंस आर्ट कहा। उसने बताया कि रॉबरी केवल पैसे के लिए नहीं थी, यह एक चुनौती थी, एक खेल था जिसमें प्लानिंग, टाइमिंग और साइकोलॉजी का मिला जुला इस्तेमाल किया गया। उसकी काम और फिलोसॉफिकल बातों ने दर्शकों को चौंका दिया। पब्लिक परसेप्शन अब पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले जहां लोग उन्हें सिर्फ क्रिमिनल्स मानते थे, अब उन्हें लेजेंड्स और ऑलमोस्ट फोल्क हीरोज की तरह देख रहे थे। सोशल मीडिया पर हैशटैग्स चलने लगे, द परफेक्ट हाइस्ट, लेजेंडरी रॉबर्स, और लोग डॉक्यूमेंट्रीज के क्लिप्स और कोट्स वायरल कर रहे थे। डॉक्यूमेंट्री में रियल लोकेशंस भी दिखाए गए, बैंक, सुरंग का रास्ता और हाइडआउट, जहां फर्नांडो और टीम ने करोड़ों छुपाए थे। साथ ही कन्फेशंस और रॉ इमोशंस ने इसे और भी ग्रिपिंग बना दिया। दर्शकों को यह एहसास हुआ कि क्राइम रोमांचक दिख सकता है, लेकिन इसके पीछे रियल ह्यूमन टेंशन, फियर और कभी-कभी रिग्रेट भी होता है। इस डॉक्यूमेंट्री ने क्राइम को रोमांटिसाइज करने और इसके असली कॉन्सिक्वेंसेस दिखाने का परफेक्ट बैलेंस बनाया। लोग देखते थे कि कैसे ग्रीड और बिट्रेयल ने परफेक्ट प्लान को थ्रेटन किया और किस तरह पुलिस और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स ने टीम के लिए डरावनी कॉन्सिक्वेंसेस खड़ी की। अंततः फर्नांडो और उसकी टीम की कहानी अब सिर्फ एक रॉबरी नहीं रह गई थी, यह लेजेंड बन गई थी जिसे नए जनरेशन ने नेटफ्लिक्स की स्क्रीन पर देखा, समझा और डिस्कस किया। डॉक्यूमेंट्री ने यह भी साबित किया कि समय बदल सकता है, लेकिन जीनियस, बिट्रेयल और ह्यूमन इमोशंस की कहानी हमेशा रेलेवेंट रहती है। जैसे जैसे कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, नैरेटर की आवाज धीरे और शांत हो जाती है। कभी कभी सबसे बड़ी चोरी पैसों की नहीं, आजादी की होती है। यह शब्द दर्शकों के दिल में एक सवाल छोड़ते हैं, आखिर असली थेफ्ट सिर्फ धन का ही होता है या कुछ और भी? फर्नांडो की आखिरी बातें कैमरे पर बहुत ही शांत और विचारशील थीं। I wanted to steal from the system that already stole from people. यह सिर्फ जस्टिफिकेशन नहीं था, बल्कि एक फिलॉसफी भी थी
कि कभी-कभी अपराध सिर्फ विरोध की आवाज भी हो सकता है। लेकिन कहानी में अब भी कई सवाल अनसुलझे हैं। करोड़ों का पैसा अभी भी गायब है। जनता में अब भी उन अपराधियों के लिए अजीब तरह की सिंपैथीज हैं। कुछ लोग उन्हें एंटी हीरोज की तरह देखते हैं, तो कुछ लोग यह सोचते हैं कि ग्रीड और बिट्रेयल ने उनकी सफलता की कहानी पर परमानेंट शैडो डाल दी। नैरेटर सीधे दर्शकों से सवाल पूछता है, आंखों में हल्की गंभीरता के साथ, क्या यह कला थी या अपराध? यह सवाल कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा बन जाता है, क्योंकि जवाब सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। फर्नांडो और उसकी टीम ने सिस्टम्स को चुनौती दी, इमोशंस और साइकोलॉजी के खेल खेले, और साथ ही ग्रीड, बिट्रेयल और फियर के बीच अपनी मानवता भी खोई। स्क्रीन धीरे धीरे फेड होने लगती है। हम बैंक की खाली जगह, सुरंग की आखिरी छोर और फर्नांडो के छुपे हाइडआउट की सिलुएट देखते हैं। साउंडस्केप में हल्की पियानो नोट्स सस्पेंस और इमोशन दोनों पैदा कर रहे हैं। ऐसी ही सच्ची लेकिन सिनेमैटिक कहानियों के लिए जुड़िए क्राइम की दस्तान से, क्योंकि हर जुर्म की एक कहानी होती है। यह शब्द दर्शकों को यह याद दिलाते हैं कि क्राइम केवल हेडलाइंस नहीं बनाता, यह ह्यूमन साइकोलॉजी, प्लानिंग, इमोशंस और चॉइसेस की कहानी भी है। हर जुर्म की अपनी एक कहानी होती है और हर कहानी में एक लेसन, एक फैसिनेशन और कभी-कभी एक वार्निंग छुपा होता है। कहानी खत्म होती है, लेकिन मिस्ट्री और क्यूरियोसिटी दर्शकों के मन में बनी रहती है। फर्नांडो और उसकी टीम अब लेजेंड बन चुके हैं और उनकी चोरी सिर्फ पैसे की नहीं, बल्कि सोचने की और समझने की आजादी की प्रतीक बन गई है।